यस, गुड इवनिंग गाइस अपना जो टॉपिक है आज का वो है अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन। और सर अगर आपको सीएफ फाइनल के भी रिवीजन्स चाहिए किसके, आईडीटी के, तो सर आप प्लीज़ मुझे डैम कीजिएगा, मैं आपको सीएफ फाइनल के आईडीटी के रिवीजन्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं सीएफ फाइनल के आईडीटी की क्लासेस भी लेता हूँ। डन है क्या? अग्री। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं अभी? सीएफ फाइनल की आईडीटी नहीं पढ़ने वाले, अपन सीए इंटर की इनकम टैक्स का रिवीजन करने वाले हैं। सर डन है, अग्री। तो अगर सीए फाइनल की अगर आपको आईडीटी बोले तो जीएसटी पेपर नंबर 5 का अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मुझे डैम कीजिएगा, मैं आपको सीए फाइनल के पेपर नंबर 5 का भी आईडीटी का भी रिवीजन करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आईडीटी सीए फाइनल लेवल की भी पढ़ाता हूँ। क्लियर है? डन। तो आगे अपन बढ़ते हैं बेटा हमारे आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इस सेक्शन को पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको 22, 23, 24, 27 पढ़ना है, और सेक्शन 80C 80EE के साथ पढ़ना है, और 194 IB और 194 I को पढ़ना है। सर इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। सर सेक्शन याद नहीं रखना, लेकिन कंटेंट आपको सारा याद रखना है, और मैं याद करा दूंगा। सर सेक्शन 22 का की बात करता है, सर ये बात करता है कि सर अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपनी इनकम टैक्स करनी है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कि वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, और असेसी उसका क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। सर ऑनर कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में उसका ऑनर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर बोले तो सर आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा? प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए वो ऑनर होना चाहिए। असेसमेंट ईयर 25-26 में मान लीजिए उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24-25 में वो ऑनर था ना? हाँ सर, तो अगर 24-25 में वो ऑनर था तो उससे जनरेट होने वाली जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। सर अब मान लीजिए अगर कोई वेकेंट लैंड से अगर मैंने कोई इनकम कमाई है तो वो क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो सर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। तो सर वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर ज़रूरी है क्या ऑनर होना लैंड का? नहीं सर, बिल्डिंग का ओनर होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ बिल्डिंग ऑन इट। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो लैंड है वो मैंने किसी और से किराए पर ले रखी है, उस पर मैंने बिल्डिंग बना रखी है, 3 मंजिला फ्लोर बना रखा है, और वो जो 3 मंजिला फ्लोर है वो मैंने रेंट पर दे दिया। उससे जो रेंटल इनकम आएगी ना वो भी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन बिल्डिंग का मैं ऑनर हूँ। लैंड का ऑनर होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब सर ऑनर होना ज़रूरी है, काय का? लैंड का ऑनर होना ज़रूरी है। वो भी कब? प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में ऑनर होना ज़रूरी नहीं है, और वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर वेकेंट लैंड होगा तो वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे जाएगा। सर लैंड एंड बिल्डिंग वो आपके खुद के बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग खुद के बिजनेस के लिए यूज़ होगा तो फिर ऐसे केस में उससे जनरेट होने वाला जो भी आपका नॉशनल रेंट होगा, नॉशनल खर्चे होंगे, वो आपको अलाउ नहीं होंगे। डन है क्या? अग्री। तो मैंने क्या बोला? बिकॉज क्योंकि जो नॉशनल रेंट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और नहीं वो डिडक्टेबल होता अंडर द PGBP नॉशनल खर्चे। लेकिन अगर कोई एक्चुअल खर्चा अगर आपने करा है, लेट सपोज जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई म्यूनसिपल टैक्स पे करा है, तो म्यूनसिपल टैक्स अगर आपने पे करा है तो उसका जितना भी पोर्शन जो आपने अपने बिजनेस के लिए यूज़ करा है उतना आपको बिजनेस के इनकम निकालते समय माइनस कर दिया जाएगा, और जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हुआ है उतना म्यूनसिपल टैक्स आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते समय माइनस कर दिया जाएगा। सर जो सब लेटिंग की जो प्रॉपर्टी को, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को सब लेट करा, अगर उससे कोई इनकम राइज होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप उसके ऑनर नहीं हो ना। लेट सपोज मान लीजिए आपने मुझे प्रॉपर्टी किराए पर दी, अब उस प्रॉपर्टी को अगर मैं आगे किराए पर दे रहा हूँ तो सर आपने जो प्रॉपर्टी मुझे किराए पर दी और मुझसे जो आप रेंट ले रहे हो वो तो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन अब मैं उस प्रॉपर्टी को आगे सबलेट आउट कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में मैं उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं हूँ, और अगर ऑनर ही नहीं हूँ तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा भी नहीं। डन है? सर ध्यान रखना, अगर अब मैंने सेल या परचेज करा है कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का, अगर मेरा उसका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी को खरीदना, तो वो मेरा बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है तो वो मेरा कैपिटल गेन मानी जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं मेरे हाउस प्रॉपर्टी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखता हूँ। एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखता हूँ मतलब कि ना मैं उसको ना मेरा वो बिज़नेस है, और ना ही मतलब मैं तो बस उसको है ना एज ए बिल्डर मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड रखता हूँ। तो ऐसे केस में सर स्टार्टिंग के 2 साल तक के लिए उस ईयर 2 साल कहाँ से देखेंगे? उस ईयर से देखेंगे जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ था। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस ईयर में इशू हुआ था उससे 2 साल तक के लिए आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा? नील माना जाएगा। फिर उसके बाद हम ये मान लेंगे कि वो जो आपकी स्टॉक इन ट्रेड वाली जो प्रॉपर्टी है जो आपने स्टॉक में रख रखा है उसको आपने डीम लेट आउट कर रखा है, और अगर डीम लेट आउट मानेंगे तो फिर उस पर हम डीम लेट आउट वाले प्रोविजन अप्लाई कर देंगे। बोलिए हाँ या ना? मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने लेटिंग आउट का अगर आपका बिजनेस है, अगर लेटिंग आउट का बिजनेस है तो मुद्दा इस दैट कि आपने रेजिडेंशियल यूनिट को लेट आउट कराया या फिर कमर्शियल यूनिट को लेट आउट कराया।
अगर आपने रेजिडेंशियल यूनिट को लेट आउट कराया तो सर सिंपल सी बात है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन अगर आपने कमर्शियल यूनिट को लेट आउट करा है, कमर्शियल यूनिट को अगर आपने लेट आउट करा है तो वो पीजीबीपी में जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर रेजिडेंशियल यूनिट को कराए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अगर कमर्शियल यूनिट को कराए तो पीजीबीपी में। कब? जब आपका लेटिंग आउट का बिजनेस होना चाहिए। डन है क्या बेटा? अग्री। अगर मैं बात करता हूँ कंपोजिट रेंट की बेटा, तो कंपोजिट रेंट दो टाइप का होता है, एक होता है सेपरेबल और एक होता है इनसेपरेबल। सेपरेबल का मतलब कि जिसमें जो आपका टेनेंट है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी को है ना एकदम एक्सेप्ट कर सकता है, आराम से ले सकता है विदाउट एनी फैसिलिटीज़। मतलब उसको मकान चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ से मतलब नहीं है, वो फर्नीचर खुद अपना लेकर आ जाएगा। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर ऐसे केस में मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रेंट है, आपका जो कंपोजिट रेंट है, जिसके अंदर आपने फर्नीचर का भी रेंट इंक्लूड कर रखा है, तो ऐसे केस में हम उसमें जो भी आपका फर्नीचर का रेंट होगा वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या फिर पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन जो आपका प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है? इनसेपरेबल का मतलब होता है ओनर कहता है, जो टेनेंट है मतलब जो किराएदार है, वो ये कहता है मैं प्रॉपर्टी लूँगा तो पूरी लूँगा, फर्निश्ड लूँगा, फर्निश्ड हाउस लूँगा, अदरवाइज मैं लूँगा ही नहीं। तो ऐसे केस में मैं वो जो रेंट का अमाउंट है वो सेपरेट कर ही नहीं सकता कि कितना फर्नीचर के लिए और कितना अदर देन फर्नीचर के लिए है। तो ऐसे केस में जो पूरा की पूरा अमाउंट होगा वो पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर मैं डीम्ड ओनरशिप की बात करता हूँ तो डीम्ड ओनरशिप में सर मान के चलिए अगर आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर करा है, एडुकेट कंसिडरेशन में कराए तो स्पाउस ही ओनर होगी, इनएडुकेट कंसिडरेशन में कराए तो ट्रांसफर जो ट्रांसफरर है, मतलब जो मैं हूँ, अगर मैंने मेरी वाइफ को मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफ़र करा फॉर एडुकेट कंसिडरेशन मतलब मैंने प्रॉपर उससे दाम लिए, तो ऐसे केस में वो जो प्रॉपर्टी का मालिक कौन माना जाएगा? अब मेरी स्पाउस मानी जाएगी। लेकिन मैंने उससे एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया, मतलब मैंने फ्री में दे दिया या फिर सस्ते में दे दिया, तो फिर ऐसे केस में मैं ही उसका ओनर माना जाऊंगा। या फिर मैं कहता हूँ कि मैंने ना डाइवोर्स में दिया, एलिमनी के फॉर्म में दिया, तो फिर ऐसे केस में सामने वाली ही क्या मानी जाएगी? ओनर मानी जाएगी। मान लीजिए अगर मैंने मेरे चिल्ड्रंस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, तो ऐसे केस में अगर मैंने माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफ़र करा है तो माइनर मैरिड डॉटर ही डीम ऑर्डर मानी जाएगी और उससे जनरेट होने वाली इनकम इसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने किसी माइनर मैरिड डॉटर के अलावा अगर किसी और माइनर सन को या फिर माइनर डॉटर को ट्रांसफ़र करा है, तो फिर ऐसे केस में जो मैं हूँ मुझे ही क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। डन है क्या? अग्री। ये पॉइंट अपन क्लबिंग के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी मैं ये आपको पढ़ा नहीं सकता। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपने किसी अगर मेजर डॉटर या मेजर सन को ट्रांसफ़र करा है, तो वही क्या माने जाएंगे सर? वही डीम्ड ओनर माने जाएंगे। फिर उसके बाद सर लीज, अगर लीज पीरियड कम से कम 12 महीने का है, 12 साल का है, सॉरी कम से कम 12 साल का, कोई रिन्यूअल नहीं होता हर साल, तो ऐसे केस में जो टेनेंट होगा उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन अगर हर साल अगर रिन्यूअल होता है तो लैंडलॉर्ड को ही क्या माना जाएगा? ओनर माना जाएगा। सर हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? सर जो भी आपका म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, जो भी इन दोनों में से हायर होगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड रेंट से, तो जो भी लोअर होगा उसे एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। अगर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे तो जो हायर होगा वो जीएवी होगा, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स या सिवरेज टैक्स माइनस करेंगे, जिसे अपन प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। हमारे पास एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से 30% की डिडक्शन माइनस होगी, इंटरेस्ट माइनस होगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। सर म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, आपको ये ध्यान रखना तीनों की तीनों आपको कब से लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से लेकर टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक लेना है। सर ऐसा क्यों? कभी कभार क्या होता है, मान के चलिए बेटा, कभी कभार क्या होता है, लेट्स सपोज मैं आपको ये अभी कभी कभार क्या होता है सुनिएगा। मान के चलिए मैं कहता हूँ कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जुलाई 2024 को, तो 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपके पास जो टाइम पीरियड होता है वो 9 महीने होता है। तो मतलब आपको जो भी म्यूनसिपल वैल्यू लेनी होगी, फेयर रेंट लेना होगा, स्टैंडर्ड रेंट लेना होगा, वो पूरे की पूरे 9 महीने का लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर आपको वो सारी चीज़ें पर एनम में देगा और आप जल्दीबाजी में पर एनम से कंपेयर कर लोगे और आपका गलत हो जाएगा। आपको सब कुछ कितने महीने का लेना पड़ेगा? 9 महीने का लेना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम कितने महीने हो सकते हैं? 12 महीने से ज़्यादा का आप नहीं ले सकते। एक्चुअल रेंट जो होता है ना, वो ऑलवेज हमेशा लेट आउट पीरियड के लिए लेते हैं कि भाई एक्चुअल में आपने कितने महीने के लिए लेट आउट करा, मतलब किराए पे रखा और कितना आपको किराया मिला। तो कितना किराया मिला, कितना और मिल सकता है, कितना नहीं मिलेगा, ये आपका हो जाता है एक्चुअल रेंट। जो नहीं मिल सकता वो आपको कब माइनस करना है? जब रूल नंबर 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। कब? कि टेनेंसी आपकी बोनाफाइड होनी चाहिए। टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए मतलब कि टेनेंट में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, टेनेंट आपकी कोई और अदर हाउस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेनेंट ने मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपकी खाली कर दी और दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रखा है, तो फिर ऐसे केस में जो उसने प्रॉपर्टी खाली करी और उसके अगेंस्ट में जो रेंट नहीं दिया वो यहाँ से फिर माइनस नहीं होगा। डन है? ओनर मस्ट टेक ए नेसेसरी स्टेप्स टू रिकवर द अमाउंट।
भाई ओनर ने सच में रिकवर करने के लिए पूरी एडी से लेकर चोटी तक का दम लगाया है, या और टेनेंट हैज़ वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, और टेनेंट ने वो क्या कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी खाली कर दिया। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हम ये माइनस करेंगे। मान के चलिए मैं कहता हूँ मैंने 10 महीने के लिए लेट आउट करा, जिसमें से मुझे 4 महीने का रेंट तो रिसीव हो गया, 6 महीने का भी मुझे रेंट क्या होने वाला है, रिसीवेबल होने वाला है। तो ये दोनों का टोटल, और इन दोनों के टोटल में एक बात बताइए बेटा, मुझे कितने का रेंट रिसीव नहीं हुआ, 6 महीने का नहीं हुआ ना, तो वो 6 महीने का माइनस करने के लिए मुझे रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर फुलफिल होगी तो ही माइनस करूँगा, अदरवाइज 4 + 6 10 महीने का रेंट मेरा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट माना जाएगा। डन है क्या? अग्री सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? इन जनरल देखा जाएगा तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन अगर वैकेंसी के केस में, अगर क्वेश्चन में मान लो वैकेंसी है, वैकेंसी इसका मतलब कि वो यूनिट पे ताला लगा है, वो यूनिट पे ताला लगा है। मैंने पूरे मकान पे नहीं बोला, मान लीजिए एक मकान की 3 यूनिट है, 3 फ्लोर है और एक फ्लोर पे ताला लगा है। ताला लगा है मतलब वो पूरा की पूरा यूनिट क्या माना जाएगा, वैकेंट माना जाएगा। मतलब उस यूनिट को अब वो कोई यूज़ नहीं ले रहा, ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज़ के लिए यूज़ ले रहा, ना ही वो लेट आउट पर्पज़ के लिए यूज़ ले रहा। तो वैकेंसी के केस में क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एक्चुअल रेंट होगा और जो भी आपका वैकेंसी रेंट होगा, उन दोनों का टोटल को आपको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट के टोटल से। अगर आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट का जो टोटल है वो अगर एक्सपेक्टेड रेंट के टोटल के या तो इक्वल है या फिर एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो आपका जो एक्चुअल रेंट होगा वो क्या माना जाएगा, जीएवी माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट का जो टोटल है वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, इक्वल भी नहीं है, कम ही है, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका जीएवी माना जाएगा। डन है? अग्री सर। म्यूनसिपल टैक्स, सीवरेज और हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स आपको तभी अलाउ होगा जब उसका पेमेंट होगा। पेमेंट 31 मार्च 2025 से पहले पहले होना चाहिए और पेमेंट आपका ओनर ही करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपका पेमेंट होना चाहिए और ओनर के थ्रू पेमेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर आपने कोई भी लोन लिया है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, किसी भी पर्सन से लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता 24B के अंदर, मतलब इधर इस चैप्टर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, पैनल इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। मान लीजिए आपने कोई नया लोन लिया है इन चारों में से किसी एक लोन को रीपे करने के लिए, तो भाई साहब फिर आपको उस नए लोन की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन होगी वो भी आपको मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे करा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको बेटा अक्रूवल बेसिस पे मिलती है, इसका मतलब आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 12 महीने का मतलब करंट ईयर के करंट पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। और एक और चीज़ सबसे आप जो इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बेटा कि इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी, इधर भी इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या बोला मैंने, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिर ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर मैं कहता हूँ कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी का अभी तक पोजेसन आपको नहीं मिला है, अगर अभी तक भी आपको 31 मार्च 2025 तक भी अगर आपको पोजेसन नहीं मिला है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2025 से पहले पहले, या फिर और आपके पास पोजेसन भी आ जाना चाहिए इन केस ऑफ परचेज, तो ही जाके आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आप इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं लोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट? सर आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, आपको प्री एक्विजिशन पीरियड का भी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब क्या? सर लेट सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लोन का डेट कुछ और गिवन है, परचेज डेट कुछ और गिवन है, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट डेट कुछ और गिवन है, तो फिर जिस दिन आपने लोन लिया तब से लेकर जो परचेज डेट है या फिर जो कंस्ट्रक्शन डेट है उससे हम कहते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। तो थोड़ा सा और अगर मैं इसको रिफाइन करूँ तो मैंने क्या बोला, जिस दिन आपने लोन लिया तब से लेकर जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस दिन आपके पास पोजेसन कंप्लीट हुआ, पोजेसन आया, उस ईयर से पहले तक का जो भी इंटरेस्ट होगा ना, उसे हम प्री एक्विजिशन पीरियड का क्या कहते हैं बेटा, इंटरेस्ट कहते हैं। उस प्री एक्विजिशन पीरियड के इंटरेस्ट को आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ होगा, और कब से अलाउ होगा, जिस ईयर में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना, उस ईयर से वो आपको अलाउ होना चालू होगा। अरे क्लियर है क्या बेटा, बोलिए हाँ या ना। डन। सर ईच यूनिट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को आपको एक सेपरेट प्रॉपर्टी मान के करना है। अगर आपने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट करा है, लेट सपोज मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए लेट आउट करा और 6 महीने के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड करा, तो हम ये पूरा महीने मान के चलेंगे पूरे 12 महीने के लिए आपने लेट आउट करा है, बस एक एक्चुअल रेंट ही 6 महीने का आएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके 12 महीने की आएगी। बोलिए बेटा हाँ या ना। डन है। मान लीजिए अगर आपने एरिया वाइज लेट आउट करा है, लेट सपोज मान लीजिए आपके
3 यूनिट है, तीनों यूनिट को आपने एक के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक के लिए लेट आउट, तो फिर उसको अपन क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अपन एरिया बेसिस पर कंसिडर करेंगे। डन है सर। अगर मान लीजिए आपका एसओपी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो बहुत ढंग से सुनिएगा, आपको देखना पड़ेगा स्कीम कौन सी है। आपको देखना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अगर मतलब अंडर सेक्शन 115 बीएसी है तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑलवेज 0 होगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है तो सर आपको सिर्फ ओनली इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, और इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मैंने आपको बता दी कब मिलेगी, या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर आपके पास पोजेशन आ जाना चाहिए 31 मार्च 2025 से पहले पहले। सर एसओपी के केस में आपको इंटरेस्ट की लिमिट की डिडक्शन मिलेगी, मतलब एलओपी के केस में आप खुलेआम इंटरेस्ट की डिडक्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलओपी के केस में आप खुलेआम इंटरेस्ट की डिडक्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एसओपी का केस है तो इंटरेस्ट की एक क्या लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है। लिमिट क्या लगा रखी है, अगर आपका जो लोन है अगर वो 1/4/1999 या फिर उसके बाद लिया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन, फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, और आपका कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स के अंदर अंदर अगर कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर एनम पर ओनर तक की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। पर हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोला मैंने। मान लीजिए कि मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी भी है, एसओपी है, और दोनों के अगेंस्ट में लोन है, तो मैक्सिमम 4 लाख नहीं होगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही होगा, क्योंकि पर एनम पर ओनर। मान लीजिए कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है तो 2 लाख की लिमिट सीधा घट के कितने पर आ जाएगी, 30,000 रुपये पर एनम पर ओनर तक आ जाएगी। मान लीजिए कोई एक ऐसा केस है जिसके अंदर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि आपने 1/4/99 से पहले भी लोन ले रखा है और 1/4/99 के बाद भी लोन ले रखा है, तो ऐसे केस में देखा जाए तो बेटा इधर आपको मैक्सिमम 30,000 मिल सकता है, इधर आपको 2 लाख मिल सकता है। तो एक तरीके से तो आप 2,30,000 रुपये ले सकते हो मैक्सिमम डिडक्शन पर एनम पर ओनर, पर प्रॉपर्टी नहीं पर ओनर। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं सर, हम मैक्सिमम आपको कितना देंगे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर ओनर ही देंगे। बेटा बोलिए हाँ या ना। डन। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है अगर आप प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज की एम्प्लॉयमेंट के कारण या बिजनेस के कारण या प्रोफेशन के कारण। सर अगर मान लीजिए आपके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ है जो कि एसओपीज़ है, तो सर 2 एसओपी होगी ना चलेगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा एसओपीज़ है ना तो तीसरी एसओपी को अपन डीएलओपी मानेंगे। किसके ऑप्शन पर, असेसी के ऑप्शन पर। असेसी चाहेगा ना तो वो तीसरी एसओपी को क्या मान लेगा, डीएलओपी मान लेगा, कंसिडर करेगा बहुत सारे ऑप्शंस बनाकर, जो उसको बेनिफिशियल लगेगा उसमें वो डीएलओपी मान लेगा। डीएलओपी में क्या होता है बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक्चुअल रेंट आपका 0 रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअली में लेट आउट नहीं होती, बस उसको डीम मान लिया जाता है, वो लेट आउट है, और कोई लिमिट नहीं होगी इंटरेस्ट की डिडक्शन पर, क्योंकि डीएलओपी जस्ट लाइक सेम एज एलओपी। सर अगर को ओनर का केस है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस ध्यान रखना लास्ट में आके जो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो ना उसके 2 टुकड़े कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी अनरिलाइज रेंट की रिकवरी होती है जिसकी आप ऑलरेडी पहले डिडक्शन ले चुके थे, एक्चुअल रेंट में से माइनस कर चुके थे, अगर अब आपको वो रिकवर होता है तो उसका जो भी आपको रिसीव्ड अमाउंट है उसमें से 30% आप माइनस कर दीजिएगा, तो बचा हुआ आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। डन है क्या? अग्री। सर अब कुछ रेलेवेंट टीडीएस के सेक्शंस भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि सर एक्चुअली में देखो क्या होता है, जब पेपर बनता है ना वो ऐसे नहीं बनता कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से बताओ या टीडीएस में से बताओ, वो आपसे मिक्स में क्वेश्चन पूछेगा। अगर कभी भी आपने रेंट पे करा है, बेटा मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने कभी भी रेंट पे करा है तो सर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंट पे करोगे तो आपको टीडीएस के सेक्शंस को भी देखना पड़ेगा कि क्या आप 194I में कवर होते हैं या फिर 194I-B में कवर होते हैं। 194I क्या बोलता है सर, जितने भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, एओपी है, बीओआई है, या फिर जो स्पेशल इंडिविजुअल एचयूएफ है, स्पेशल बोले तो जो इसका टर्नओवर पिछले साल का 1 करोड़ से ज़्यादा है बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा है। अगर वो कोई भी रेंट पे कर रहे हैं तो सर उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको क्या करना पड़ेगा, उस रेंट के अमाउंट में से कुछ पोर्शन ऑलरेडी काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन कब? तो सर वो जमा कब कराना पड़ेगा, अगर उनका जो एग्रीगेट रेंट का अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर पर एनम 2,40,000 से ज़्यादा होना चाहिए पर एनम पर ओनर, तो टीडीएस पूरे के पूरे अमाउंट पे कटेगा, ध्यान रखना। लेकिन जब लिमिट चेक करोगे तो जीएसटी को इंक्लूड करोगे, लिमिट चेक करते समय जीएसटी इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट चेक करते समय जीएसटी इंक्लूड होगा, लेकिन जब टीडीएस कटने की बारी आएगी तो जीएसटी को हटा के फिर टीडीएस काटेंगे। बोलिए हाँ या ना। सर अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया है तो 2% कटेगा, अदरवाइज अगर आपने कुछ भी लेट आउट पर लिया है तो आपको 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा।
जो भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना बेटा, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस होते हैं उसमें 194C में कटता है। ये क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। पैसेंजर सर्विस फीस पे कोई टीडीएस नहीं कटता, ये बात ध्यान रखिएगा। और लमसम अगर मान लीजिए आपने कोई लीज प्रीमियम दे दिया, लमसम मतलब आपने पीरियोडिकली पेमेंट नहीं दिया रेंट की तरह, आपने एक साथ में पूरा की पूरा अमाउंट दे दिया, तो सर वो रेंट नहीं है, और रेंट नहीं है तो उस पर टीडीएस भी नहीं है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो कोल्ड स्टोरेज चार्जेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस का मतलब होता है जैसे कि अपन बड़े बड़े होटल्स में आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े फ्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रीज होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, जो बेसिकली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनके लिए जब अपन जगह लेते हैं तो उस पर जो अपन चार्जेस पे करते हैं सर, उसे अपन ये नहीं बोलेंगे कि अपन रेंट पे कर रहे हैं, उसमें अपन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पेमेंट करते हैं। इस कारण से 194I में रेंट वाला टीडीएस उस पर अप्लाई नहीं होगा। डन सर। 194I भी किसके लिए बनाया सर? अपन जैसे लोगों के लिए, जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, जो गरीब इंडिविजुअल HUF हैं, अगर उनका रेंट का अमाउंट 50,000 रुपये पर मंथ पर ओनर से ज़्यादा है तो ऐसे केस में उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 5% के हिसाब से। अब पहले 5% हुआ करता था, अब 2% हो गया। सर ये पता कैसे चलेगा क्या रेट लगानी है? अगर आपका वैकेंसी, अगर आपने मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है वो खाली कर दी, अगर आपने प्रॉपर्टी खाली कर दी 30 सितंबर 2024 से पहले 30 सितंबर 2024 तक अगर आपने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी, तो जो भी आपने रेंट पे करा है उस टोटल रेंट का 5% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट मंथ के रेंट से। तो मतलब लास्ट मंथ का रेंट से ज़्यादा आप टीडीएस नहीं काट सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी वेकेट करी है मान लीजिए 30 सितंबर 2024 के बाद, या फिर प्रॉपर्टी वेकेट ही नहीं करी, तो 2% से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस किसका कटेगा? टोटल रेंट का कटेगा, लेकिन कटेगा किस में से? लास्ट मंथ के रेंट के में से कटेगा। बोलिए बेटा हाँ या ना। सर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से आप कीजिएगा, आपसे इजीली बनेंगे, अगर नहीं बनते तो फिर आप मुझे बताइएगा। सेक्शन 80EE की क्या बात करता है बेटा? ये बात करता है कि अगर आपने लोन लिया है और वो लोन लिया है तो सर उस पर आपने इंटरेस्ट पे करा होगा, और इंटरेस्ट पे करा होगा तो आपने उसकी रिडक्शन क्लेम करी होगी। LOP के केस में तो देखो कोई लिमिट नहीं है, आप बिंदास जितना चाहो उतना क्लेम कर सकते हो। DLOP के केस में भी कोई लिमिट नहीं है, बिंदास जितना चाहो उतना क्लेम कर सकते हो। लेकिन मुद्दा कहाँ आता है? जब SOP होता है तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस डाल दी जाती है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट लेकर आई बेटा सेक्शन 80EEA, और वो क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी SOP के लिए लोन लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, और अगर वो जो लोन लिया है वो 19 से लेकर 22 तक के बीच में सैंक्शन हुआ है, और जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब DLC रेट मार्केट वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन और मिल जाएगी इंटरेस्ट की। कहाँ पर? 80EEA में। लेकिन आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑफ 24B, मतलब पहले 24B में लीजिएगा, बचा हुआ आप 80EEA में ले लीजिएगा। लोन ध्यान रखना आपको बैंक से या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना पड़ेगा। NBFC से अगर आप लोन लेते हो तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, या तो बैंक से लेना पड़ेगा या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना पड़ेगा। NBFC से अगर आप लोन लेते हो तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। डन है क्या बेटा? अग्री? डन सर। ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा, आपसे इजीली बनेगा। यहाँ पे अपन ने लोन किससे लिया है? अपन ने NBFC से लिया है तो ये तो कंसिडर होगा नहीं, लेकिन अगर HFC से लिया है तो वो कंसिडर होगा, बैंक या HFC, लेकिन यहाँ पे NBFC कवर नहीं हो रहा। डन है क्या बेटा? बोलिए बेटा हाँ या ना। तो इसी के साथ बेटा अपन ने पूरा की पूरा क्या कर लिया है, ये पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। इसमें मेरे को है ना एक आपको जो अभी RTP में एक जो क्वेश्चन आया है वो मुझे एक बार आपको डिस्कस कराना है। डिस्कस इन द सेंस कि बस थोड़ा सा मुझे आपको लोगों को बताना है, बाकी फिर ये डन हो जाएगा। एक सेकेंड बेटा, ये देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर मनीष एक रियल एस्टेट डेवलपर है बेटा, रियल एस्टेट डेवलपर है, और उसका मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, और उसने डेवलप करा है प्रोजेक्ट नेम आशियाना हेवन विच हैज़ बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। उसके कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट दोनों है बेटा, और वो रियल एस्टेट डेवलपर है, और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है फॉर द सेट प्रोजेक्ट के लिए। कब बेटा? 1/2/2023 को मिला है, और उसने मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स को बेच दिया, लेकिन 15 रेजिडेंशियल यूनिट और 10 कमर्शियल यूनिट अभी तक बेचे नहीं है, और उसको हेल्ड कर रखा है एज ए स्टॉक इन ट्रेड। याद आ रहा है? हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर 2 साल तक स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड होता है तो इनकम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 मानेंगे, उसके बाद DLOP मान लेंगे। और कब से देखते थे वो? उस ईयर से जिस ईयर पे आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है। कब इशू हुआ आपको? 1/2/2023 को, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में। तो 22-23 से 2 साल गिन लीजिए बेटा। अगर 22-23 से 2 साल गिनेंगे तो मतलब मैं कहता हूँ सर 23-24 और 24-25 तक हम आपको कुछ नहीं कहने वाले। स्टॉक इन ट्रेड पर इनकम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 होगा, उसके बाद हम उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे।
ठीक है. टू अर्न सच इनकम फ्रॉम सच यूनिट ही लेट आउट 10 रेजिडेंशियल यूनिट एंड 5 कमर्शियल यूनिट फ्रॉम 1 May 2024 एट 15,000 रुपये पर मंथ एंड 20,000 रुपये पर मंथ ईच रेस्पेक्टिवली. एक्सपेक्टेड एंड इन दोनों का 14,000 रुपये 22,000 रुपये पर मंथ है ईच कमर्शियल यूनिट का. एंड ऑल द यूनिट्स आर आइडेंटिकल. और फिर वो मनीष जो है वो जो ये अपना उससे रेटेड है, पीजीबीपी से रेटेड, वो अपन को करना नहीं. इसका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ही हमारे को देखना है, बाकी अपन को कुछ भी नहीं देखना. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पीजीबीपी से रेटेड है. सर पहला पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है. हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय मिस्टर मनीष फॉर लेट आउट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट अंडर विच हेड. और किस हेड में, मतलब कितना टैक्सेबल होगा जो अपन ने रेंटल इनकम कमाई है किससे, रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट से, और किस हेड में टैक्सेबल होगा. दूसरा से पूछा व्हाट वुड बी योर आंसर टू एमसीक्यू नंबर 1 इफ मिस्टर मनीष इज नॉट ए रियल एस्टेट डेवलपर हैज़ अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी. ओके सर, उसका बिजनेस है लेटिंग आउट करने का प्रॉपर्टीज़ को. अगर लेटिंग आउट करने का बिजनेस है प्रॉपर्टीज़ को, तो सर एक बात बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका लेटिंग आउट करने का बिजनेस है, काय का बिजनेस है, लेटिंग आउट करने का बिजनेस है, अगर आपका काय का बिजनेस है, लेटिंग आउट करने का बिजनेस है, तो अगर रेजिडेंशियल होगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, और कमर्शियल होगा तो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा. डन है. और अगर आपका सेल परचेज करने का बिजनेस है, तो अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा तो 2 साल तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 होगा, उसके बाद डीएलओपी में माना जाएगा. तो अब इधर देखिए बेटा इस क्वेश्चन में, तो सर मतलब पहले मैं सेकंड वाले का आंसर कर दूं, बोलिए हाँ या ना. तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा कि उसका बिजनेस लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब रेजिडेंशियल से जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, और कमर्शियल से जो इनकम आएगी वो आपकी पीजीबीपी में जाएगी. तो देखिए बेटा, तो कमर्शियल से जो आएगी वो पीजीबीपी में जाएगी. तो कमर्शियल से अपने पास कितना रेंट आ रहा है, कमर्शियल से सर हमारे पास रेंट आ रहा है 20,000 रुपये पर मंथ. और पीजीबीपी के अंदर हमारे को कोई एक्सपेक्टेड रेंट से मतलब नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड रेंट से मतलब नहीं होता, जितना एक्चुअल में मिला वही हमारा पीजीबीपी माना जाएगा. तो 20,000 रुपये पर मंथ कर लीजिएगा बेटा. अब 1 मई 2024 से आपने रेंट पर दिया है, तो कितने महीने के लिए दिया है बेटा, 11 महीने के लिए दिया है. तो 20,000 इंटू 11 कितना होता है बेटा, 11 दूना 20, 2,20,000 रुपये. तो देखिए बेटा, नहीं 20,000 इंटू 11, 20,000 इंटू 11 कितना होता है बेटा बताइएगा. 20,000 इंटू 11 जो होता है वो 20,000 इंटू 11 2,20,000. और कितनी यूनिट है, 10 कमर्शियल यूनिट है ना बेटा, तो 22 लाख रुपए. कितना बेटा, नहीं 5 कमर्शियल यूनिट को लेट आउट करा है, डिवाइड बाय 10 इंटू 5, मतलब 11 लाख रुपए का आपका रेंटल इनकम है कमर्शियल प्रॉपर्टी से. तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से 11 लाख का अगर रेंटल इनकम है तो वो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा. तो ये ऑप्शन 12,10,000 वाला गलत है, 8,47 वाला गलत है, और मतलब ए और डी में से कोई एक हो सकता है. तो आगे बढ़ते हैं. अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और वो क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 14,000, एक्चुअल रेंट कितना है, 15,000, विच एवर इज हायर 15,000 रुपये पर मंथ इंटू 12. और कितनी यूनिट लेट आउट करी है, 10 इंटू 10, माइनस क्या कर देंगे, म्यूनसिपल टैक्स है नहीं, तो माइनस क्या कर देंगे 30% का. तो कितना आता है, 12,60,000. तो देखिए बेटा, कहीं 12,60,000 का ऑप्शन है क्या, एक सेकंड, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन भी है क्या, देखिए बेटा कहीं कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, नहीं है. तो एक बार वापस देखना है बेटा कहाँ गलती हुई अपन से. एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट है 14,000, और एक्चुअल रेंट है कितना, 15,000, विच एवर इज हायर 15,000. तो 15,000 इंटू 11 इंटू 10, 16,50,000 रुपये हमारे पास आता है, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो हमारे पास कितना जाएगा, 11,55,000. ठीक है. तो देखिए बेटा 11,55,000 से ऑप्शन नंबर डी. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30% की डिडक्शन माइनस करना भूल जाते हैं, या फिर म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना भूल जाते हैं, तो उनका गलत हो जाएगा. अरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो बेटा पूरा की पूरा जो मैंने भी आपको बताया 30% माइनस होगा, म्यूनसिपल टैक्स माइनस होगा, इंटरेस्ट रिडक्शन माइनस होगी. तो ऑप्शन नंबर डी. और ऊपर वाले केस में वो क्या है बेटा, रियल एस्टेट डेवलपर है. पहले वाले एमसीक्यू के लिए आपको क्या मानना है, रियल एस्टेट डेवलपर है जिसका मेन बिजनेस ही क्या है, सेल परचेज करना है. तो अगर सेल परचेज करना होगा तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था, 2 साल तक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 मानी जाएगी, और फिर उसके बाद अगर लेट आउट कर रहे हैं तो डीएलओपी मानी जाएगी. तो मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय मिस्टर मनीष फॉर लेट आउट ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल यूनिट अंडर विच हेड. कौन से हेड में, तो हम ये बोलेंगे सर चाहे से कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही डालने वाले हैं, क्योंकि इसका बिजनेस क्या है, सेल परचेज का है. बोलिए हाँ या ना. अगर सेल परचेज का बिजनेस है तो पूरा कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो मुझे बताइए बेटा, तो दोनों के लिए अब हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो रेजिडेंशियल के लिए तो 15,000 इंटू 10 इंटू 11 माइनस का 30%, तो 11,55,000 रुपये। और कमर्शियल के लिए बेटा 22,000 और 20,000 विच एवर इज हायर, 22,000 इंटू 5 इंटू 11 माइनस 30% एम प्लस MRC। तो बेटा 8,47,000 और 11,55,000 दोनों कहाँ टैक्सेबल होंगे, दोनों होंगे सर अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो बताइए बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चॉइस 25। तो मैंने आपको क्या बोला था सर कि 2 साल तक उसकी वैल्यू 0 मानेंगे। और कब से, फ्रॉम द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट वॉज इशूड। किस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ बेटा, 1/2/2023, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में इशू हुआ। तो 22-23 से 2 साल गिनेंगे तो 23-24 और 24-25 तक आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 मानी जाएगी। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में भी उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0, मतलब नो टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर, क्योंकि अभी तक वो लेट आउट नहीं हुई और 2 साल तक वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अरे डन है क्या बेटा, बोलिए बेटा हाँ या ना। तो इसी के साथ बेटा आपका पूरा के पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन होता है। अब आपको क्या करना है, ICAI की बुक के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर सर आपको CA फाइनल का, IDT का अगर आपको क्लासेस चाहिए या फिर आपको रिवीजन बैच चाहिए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। डन, टाटा।